Hello dear students, how are you all? In previous video we was completed our chapter number 1, the living world. In this video we are going to discuss about our chapter number 2, biological classification. In this chapter we will study about that who was given the classification system, which type of classification systems are given by the scientists, and recently which type of classification we are following, that the classification of the organism. हम किस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं रिसेंटली, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। किस किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है, तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वे ऑलरेडी नोन अबाउट दैट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। हम जानते हैं कि 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज साइंटिस्ट के थ्रू अभी तक टोटली डिस्कवर की जा चुकी है। तो उन स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको एक बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत पड़ती है। तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में किसने बताया और किस तरीके से उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, वो सारे जो डेटा है या सारा जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरीके से कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ें। चैप्टर नंबर 2 is biological classification. So firstly we will discuss about classification history. The earliest classification was done by Aristotle. सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। He used simple morphological characters to classify plant into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those who possessed red blood and those who did not. अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। उन्होंने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर के बेसिस पर, मतलब जो आउटर कैरेक्टर जो थे उनके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने जो प्लांट जैसे दिखते थे उनको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया और जो एनिमल जैसे दिखाई देते थे उनको एनिमल की कैटेगरी में रख दिया। यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में दो कैटेगरी बनाई, प्लांट और एनिमल्स। अब प्लांट के लिए उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई, जैसे हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स जो थे, हर्ब्स के अंदर सारे जो घास वाले जो पौधे थे उन सारे छोटे पौधों को रखा गया। शर्ब्स में जो झाड़ी के समान जो थे या थोड़े जो बड़े थे और कांटे वाले जो थे उनको सभी को शर्ब्स, और जो कांटे वाले नहीं थे, झाड़ी के समान थे, उनको शर्ब्स की कैटेगरी में रखा। और जो हायर प्लांट जो थे उन सभी को ट्रीज़ की कैटेगरी में रखा। तो इस तरीके से प्लांट के लिए उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज। वैसे ही एनिमल्स के लिए उन्होंने 2 ग्रुप अलग अलग बनाए, एक तो रेड ब्लड सेल और दूसरे रेड ब्लड सेल जिनमें नहीं पाई जाती। मतलब ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल पाई जाती है उनको एक अलग ग्रुप में, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं पाई जाती है उनको अलग कैटेगरी में या अलग ग्रुप में रखा गया। मतलब कि जिनके ब्लड का कलर रेड था उनको अलग कैटेगरी में, और जिनका रेड कलर ब्लड का नहीं था उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीनियस। लीनियस ने जो लिविंग वर्ल्ड था उनको 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, प्लांटी और एनिमेलिया। सो लीनियस क्लासिफाइड लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया. This system was used till very recently. This system does not distinguish between eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. अब जो लीनियस थे उन्होंने जब 2 किंगडम ऑर्गेनिज्म के लिए बनाए, तो ऑर्गेनिज्म के लिए जो किंगडम उन्होंने बनाए वो किंगडम को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया गया, उसको कुछ टाइम के लिए ही यूज़ किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह सिस्टम डिफरेंस नहीं बताता है, कोई भी डिफरेंस नहीं बताता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है। तो ये सिस्टम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं बताता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। मतलब कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको और जो यूकैरियोटिक सेल वाले थे उनको भी एक ही कैटेगरी में पुट कर दिया था।
और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। उन्होंने क्या किया, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी एक ही कैटेगरी में रखा, और जो फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी और जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे जैसे फंजाई, उनको एक कैटेगरी में रखा। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन इसके थे या इसकी बहुत सारी कमियाँ थी, ड्रॉबैक थे, इस वजह से इस सिस्टम को ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया था, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया था और उन्होंने एक और ग्रुप बनाया था प्रोटिस्टा। मतलब जो प्लांटी और एनिमेलिया तो एज इट इज थे ही, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक अलग से उन्होंने ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा, यानी कि उन्होंने 3 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो अब जो प्रोटिस्टा ग्रुप था, प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने यूनिसेल्युलर को तो रखा, बट उन्होंने यहाँ पर भी क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और जो यूकैरियोटिक सेल वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में यानी कि एक ही किंगडम में रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन थे, तो इसको भी ज़्यादा टाइम तक मान्य नहीं किया गया। फिर इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉपलैंड। तो कॉपलैंड ने क्या किया कि सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग 4 किंगडम में 4 किंगडम में उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब उन्होंने जो 4 किंगडम जो बनाए थे उन किंगडम में उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम उन्होंने बनाया था मोनेरा, जिसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रख दिया उसके अंदर, मोनेरा के अंदर। सेकेंड उन्होंने किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल वाले जैसे अमीबा वगैरह उनको उन्होंने रखा। थर्ड उन्होंने किंगडम बनाया प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स को रख दिया। और नेक्स्ट कैटेगरी बनाई उन्होंने एनिमेलिया, जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले सारे ऑर्गेनिज्म को रखा। यानी होलोजोइक यानी कि जो मुंह से खाना लेते हैं अपने बॉडी पार्ट से एब्जॉर्ब नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनिमेलिया के अंदर रखा। अब देखिए जो प्लांटी किंगडम थे, प्लांटी किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शन थे। यहाँ पर जैसे जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए यहाँ पर कुछ भी अलग से किंगडम नहीं बनाया गया, उनको प्लांटी के अंदर ही रख दिया। मतलब ऑटोट्रोपिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया। तो यहाँ पर भी उसके कुछ एक्सेप्शन थे। जैसे फंजाई जो है, फंजाई को एक अलग ग्रुप चाहिए क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हेट्रोट्रोप्स में मतलब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यानी कि ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनसे अपने फूड को लेते हैं, तो इनके लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन दिया R.H. व्हिटकर नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन साइंटिस्ट ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो 5 किंगडम कौन कौन से थे वो हम देखते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम उन्होंने बनाए। तो किसने बनाए? R.H. व्हिटकर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाए 1969 में। तो R.H. व्हिटकर 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition and रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था R.H. व्हिटकर ने, वो किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया के बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया? तो उन्होंने उसमें क्राइटेरिया लिया था सेल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, तो सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, या थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो सेल्यूलर है या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाता है या जो भी है आगे, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा है, सेल्यूलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल है। तो इस तरीके से थैलस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, मतलब वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया। इसके अलावा उन्होंने रिप्रोडक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि उनके एंसेस्टर उनके पेरेंट्स से या उनके जो पूर्वज होते हैं उनसे किस तरीके से सिमिलर है और कितने डिफरेंट उनके अंदर है, तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया R.H. व्हिटकर ने। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। अब क्या किया गया, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही किंगडम के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया, और जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला earlier placed in the algae within plants and both having cell walls, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. It put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom। अब क्या किया गया था कि स्टार्टिंग में जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला जो थे उन सभी एल्गी को एक ही किंगडम में रखा गया था, प्लांट किंगडम में, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। इस वजह से सारे किंगडम को सारे मतलब जो प्लांट थे उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को भी उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा था। जो जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको सभी को प्लांट की कैटेगरी में रखा गया था। और इसके साथ में पैरामीशियम और अमीबा जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको भी एक ही कैटेगरी में, मतलब क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा को एक ही कैटेगरी में रखा गया। जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको भी, और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको भी एक ही कैटेगरी में रखा। बट बाद में क्या किया, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मॉडिफाई किया गया R.H. व्हिटकर के थ्रू, तो उन्होंने इन सभी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में, डिफरेंट किंगडम में रखा। मतलब कि इनको एक ही किंगडम में रखा जाना ठीक नहीं था। जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी में रखा गया, और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए, लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहाँ से हम चलते हैं, मोनेरा से ये हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सभी सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट थे। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर थे बट यूकैरियोटिक सेल वाले यहाँ पर प्रेजेंट थे। थर्ड, फंजाई के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो मल्टी सेल्युलर थे बट वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे, मतलब कि अपना फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू सॉइल से या डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते थे। नेक्स्ट, उससे आगे हम चलते हैं तो प्लांटी पर हम जब चलते हैं तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर शो करते हैं, और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खुद अपना फूड बनाने में कैपेबल होते हैं। और आगे चलते हैं हम तो एनिमेलिया में। एनिमेलिया जो किंगडम था इसमें सारे एनिमल्स को रखा गया जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि प्लांटी तक अगर हम देखते हैं तो सारे जो प्लांट्स तक जो ऑर्गेनिज्म थे वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब फूड का मतलब न्यूट्रिशन जब वो लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। बट एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे वो सभी अपना फूड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि अपने मुंह से खाना लेते थे, और एब्जॉर्प्शन में कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पर वो नहीं करते थे। इस वजह से उनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा गया। आगे हम बात करते हैं एक एक किंगडम की। फर्स्ट किंगडम हम लेते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। तो किंगडम मोनेरा में हम देख पा रहे हैं कि बैक्टीरिया को पुट किया गया है, और
बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं। बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया को मेनली किस में कंप्राइज किया गया है? मोनेरा के अंदर रखा गया। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट है मोनेरा किंगडम के अंदर। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। ये सभी एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी क्या करता है? ये लाइव रहता है, जिंदा रहता है। तो इसमें भी डिफरेंट बैक्टीरिया मतलब प्रेजेंट होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं, यू बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन में भी, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे हमने बात की है, जैसे हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हॉट स्प्रिंग के अंदर यानी कि गर्म टेम्परेचर के अंदर, डेजर्ट के अंदर, जो बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर भी वो जिंदा रहते हैं, या बहुत डीपली ओशियन के, महासागर के अंदर भी वो जिंदा रहते हैं। मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। और इनमें से बहुत सारे जो है वो एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म की तरह भी इनमें होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, द स्पेरिकल कोकस, द रोड शेप्ड बेसिलस, द कॉमा शेप्ड वाइब्रिलम एंड द स्पाइरलम। सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? स्पेरिकल, या कोकस भी हम इसको कहते हैं, या कोकाई भी कहा जाता है। मतलब कि जितने भी गोलाकार स्ट्रक्चर वाले जो बैक्टीरिया हैं वो स्पेरिकल कोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर का जो है, दूसरे नंबर का जो कि बेसिलाई, जहाँ पर लिखा गया है बेसिलाई मतलब कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बेसिलस बोला जाता है। थर्ड हम बात करते हैं स्पाइरिला। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं स्पाइरिला यानी कि स्पाइरल, जिनका स्ट्रक्चर मतलब स्पाइरल यानी कि आपने सांप को देखा होगा जब वो रेंगता है तो वो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो उस टाइप से स्पाइरल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले सारे बैक्टीरिया को स्पाइरलम स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर। और इनमें से नेक्स्ट लास्ट जो दिया हुआ है वो कोमा शेप्ड। हम कह सकते हैं कि जो कोमा जो हम लगाते हैं जब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, तो जब अल्प विराम जब हम देते हैं सेंटेंस को तो वो वहाँ पर हम एक कोमा लगाते हैं, या जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को विब्रियो या फिर वाइब्रियम बैक्टीरिया कहा जाता है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाने में कैपेबल होते हैं। जैसे प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाने में कैपेबल होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। अगर हम देखें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, वो हेटेरोट्रोप्स होंगे, मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैक्सिमम वो शो करेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म या एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे डो नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये अपने फूड को डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, किंतु ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म या डेड और डिकेइंग मटेरियल, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं और वहाँ से अपने फूड को लेते हैं।
अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। दिस बैक्टीरिया आर लाइव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्शी एरियाज, मेथेनोजेंस। अब देखिए, ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट के अंदर, मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट के अंदर भी ये जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं, जैसे साल्टी एरियाज, जैसे हम बात करते हैं कि जो ओशियंस वगैरह होते हैं, सीज होते हैं, तो महासागरों के पानी का जो टेस्ट होता है वो खारा होता है ना, वो सॉल्टी होता है। तो सॉल्टी एरिया यानी कि हेलोफिल्स एक टर्म दिया गया है सॉल्टी एरियाज़ के लिए। तो सॉल्टी एरियाज़ में हेलोफिल्स के अंदर भी वो जिंदा रहते हैं। हॉट स्प्रिंग यानी कि थर्मोएसिडोफिल्स एक टर्म दिया गया है। हॉट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण के लिए, तो थर्मोएसिडोफिल्स में भी वो जिंदा रहते हैं। एंड मार्शी एरियाज़ मतलब कि इसको एक टर्म से डिनोट किया गया मेथेनोजेंस, यानी कि मार्शी एरियाज़ हम बात करते हैं कि जो दलदली एरियाज़ जो होता है उन एरियाज़ में भी ये आर्की बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं या लाइव रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। अब देखिए, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है या उनकी जो सेल वॉल होती है, इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो इन आर्की बैक्टीरिया की थोड़ी डिफरेंट होती है जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उनसे। तो ये जो सेल वॉल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है उनके सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। मतलब जो हमने ऊपर कंडीशन की बात की है, सॉल्टी, हॉट स्प्रिंग या मार्शी एरियाज, तो इन सभी जो एक्सट्रीम कंडीशन है, इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, मरते नहीं हैं। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of this animal। अब देखिए, मेथेनोजेंस जो होते हैं, मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो सेवरल रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उनकी गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे रूमिनेंट एनिमल की हमने बात की तो काउज, बफेलोज एक्सेट्रा के अंदर ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, तो इनकी गट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में। मतलब हमने देखा है कि जो बायोगैस प्लांट जो हम लगाते हैं गाँव में, आपने देखा होगा कि काऊ डक या बफेलो की जो डग होती है, गोबर जो होता है, उस गोबर से गैस बनाई जाती है और उसको फिर हमारे किचन के अंदर यूज़ किया जाता है, खाना पकाने वगैरह एक्सेट्रा में हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो काऊ डक जो होती है, उन काऊ डक के अंदर क्या होता है कि मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया बायोगैस यानी कि मीथेन गैस बायोगैस की तरह यूज़ की जाती है। मतलब मेन अगर बायोगैस की बात करें तो मीथेन वर्ड आपको याद रहना चाहिए, बायोगैस के फॉर्म में यूज़ की जाती है मीथेन गैस को। तो ये मीथेन गैस काऊ डक के अंदर या बफेलो डक के अंदर प्रेजेंट होती है और इसी से बायोगैस बनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ द बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यहाँ पर 1000 ऑफ यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे इन यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, मतलब कि मेन बैक्टीरिया या बिल्कुल सही कैटेगरी वाले बैक्टीरिया यही होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर, इनके कैरेक्टर के बेस पर इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल, कठोर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड इफ मोटाइल, ये मोटाइल यदि होते हैं तो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिलम, इनके अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला मतलब एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं इनकी टेल। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इनके अंदर एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोस्टोक एंड एनाबिना। एनाबिना और नोस्टोक क्या है? एक
यू बैक्टीरिया है जिनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है हेटेरोसिस्ट। उस हेटेरोसिस्ट के थ्रू ये नोस्टोक और एनाबिना क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में, वो नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मतलब फिक्स करने का मतलब है यानी कि वो प्लांट के यूज़ के लिए उसको कैपेबल बनाते हैं। अभी जो N2 यानी कि 78% अमाउंट में जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते। इतने लार्ज अमाउंट में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है फिर भी प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो N2 के फॉर्म में होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं NO2 और NO3 के फॉर्म में, यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके प्लांट्स उसका यूज़ करने में कैपेबल होते हैं। NO2 या फिर NO3 के फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये एक ग्रेट रोल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रिसाइकलिंग होता है उसके अंदर, मतलब न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। इनकी जो मेजोरिटी होती है इम्पोर्टेंट होती है डीकम्पोजर, मतलब कि ये डीकम्पोजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करना यानी कि उसको सड़ाने में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी डालते हैं ह्यूमन अफेयर्स पे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क। मतलब कि हमारे जो डेली यूज़ के जो चीज़ें होती हैं उनके उनको बनाने में भी, जैसे हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती है उनको बनाने में भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अपने ह्यूमन अफेयर्स या ह्यूमन के मतलब ह्यूमन के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है, यूज़ के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, उनमें भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम बात करते हैं दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क। मिल्क से कर्ड को बनाना, मतलब दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमारे एंटीबायोटिक्स बनाने, मतलब कि दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हम बीमार पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं जैसे ग्राम सीड्स और पी प्लांट जो होते हैं, इन सभी प्लांट्स की रूट में ये प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूम रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। मतलब ये बहुत सारे इस तरीके से हेल्पफुल कामों में भी ये अपने जो लाभदायक जो काम होते हैं ह्यूमन के लिए, उन सभी कामों में ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये इसके जो कुछ पैथोजन जो होते हैं वो ह्यूमन बींग के अंदर डैमेज कॉज करते हैं, मतलब बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। एंड क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ क्रॉप्स के अंदर या जो फार्म्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे बैल वगैरह जो होते हैं जिनको खेती के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पेट्स जो होते हैं यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, उनमें भी ये बीमारियां उत्पन्न करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि डैमेज कॉजिंग करते हैं। मतलब कि हेल्पफुल भी हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है, मतलब लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कोज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये जो कुछ डिसीज़ के मैंने आपको नाम बताया, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सभी क्या है, बीमारियों के नाम हैं। तो कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस ये सभी एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग के अंदर होने वाली बीमारियां हैं। सिट्रस कैंकर ये जैसे नींबू के अंदर होने वाली बीमारी है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है अपने लिए हार्मफुल भी हो सकता है और यूज़फुल भी हो सकता है। तो दोनों तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए
हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है। बैक्टीरिया ग्रोथ मेनली बाय फ्यूजन। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ की, कि बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ करता है बाय द फिजन, फिजन के थ्रू ये ग्रोथ करता है, यानी कि उनके अंदर जो डिवीज़न होता है वो फिजन के थ्रू होता है। मतलब उनकी बॉडी डायरेक्टली डिवाइड होती है और डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दो बैक्टीरिया को फॉर्म कर देती है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting and primitive type of DNA transfer from one bacteria to the other। ये इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी ये मतलब अपने ग्रोथ को करते हैं, या अपने मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया को फॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी। ये अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के ग्रोथ का या उसके डिवाइडेशन का, यानी कि उसके रिप्रोडक्शन का। मतलब बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है हम देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा सेल वॉल। इनमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। हमने पहले भी बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के फॉर्म में होता है बैक्टीरिया हमेशा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पहले भी बात की है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इनके सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है। मतलब कि ये उसमें बिखरा हुआ होता है, ये कोई एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बैक्टीरिया का हम डिवाइडेशन देख रहे हैं। तो ये फिजन के थ्रू, ये जो फिजन बीच में एक ग्रूव इनके अंदर बन रही है, दो बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई दे रही होगी डिवाइड होते हुए, तो बीच में एक ग्रूव है, तो इसको हम फिजन कहते हैं। मतलब कि इस ग्रूव के थ्रू जो डिवाइडेशन बैक्टीरिया में डायरेक्टली डिवाइडेशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म साथ में डिवाइड हो रहा है, तो ये फिजन के थ्रू डिवाइडेशन इनमें हो रहा है। The mycoplasma are the organism that completely lack a cell wall। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कम्प्लीटली जो सेल वॉल होती है वो पूरी तरह से एब्सेंट होती है या लेक सेल वॉल होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो माइकोप्लाज्मा की हमने बात की है, ये माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो कि विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू भी सर्वाइव कर सकती है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इनमें से जो मैक्सिमम माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि हार्मफुल हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। मतलब कि ये अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से लेते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं देखते हैं हम। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। जो जितने भी सिंगल सेल लेकिन यूकैरियोट सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को प्लेस किया गया है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। ये सभी प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर होते हैं और ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि ये सभी पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ द अदर्स डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। हम जो इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को हम एक लिंक की तरह डील कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। इससे ऊपर के जो किंगडम्स होते हैं वो सभी किंगडम्स
इससे ऊपर के किंगडम है, बट इस किंगडम को हम लिंक मान सकते हैं। मतलब मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद में तीनों किंगडम आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो ये एक लिंक की तरह होते हैं, मतलब इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लिंक होते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच की लिंक होती है ये प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म। बीइंग यूकैरियोट्स, द Protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. देखिए इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब कि पहले भी हमने बात की है कि प्रोकैरियोट सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो मोनेरा में रख दिया गया, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, बट प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बट यहाँ पर सिर्फ सेल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हो गया। मतलब यूकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है न्यूक्लियस, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये प्रोटिस्टा में रखे गए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ये प्रोटिस्ट जो होते हैं ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल फ्यूजन के थ्रू और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। तो मतलब सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब असेक्सुअली जब हम बात करते हैं तो सेल फ्यूजन, अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा था, बैक्टीरिया जो डिवाइड होता है वो फ्यूज़न के थ्रू फिजन के थ्रू होता है, बट यहाँ पर फ्यूज़न के थ्रू और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब कि डायरेक्टली भी डिवाइड हो सकते हैं, मतलब एक सेल डायरेक्टली डिवाइड हो सकती है, या गैमेट के थ्रू, गैमेट फॉर्मेशन होता है फिर जाइगोट बनता है तो जाइगोट के थ्रू भी वो डिवाइड हो सकती है। मतलब दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं प्रोटिस्ट, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ प्रेजेंट होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्राइसोफाइट्स, सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड प्रोटोजोआन्स, फोर्थ स्लाइम मोड्स एंड फिफ्थ यूग्लिनोइड्स। फर्स्ट बात करते हैं हम क्राइसोफाइट्स की। अब क्राइसोफाइट्स क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेजमिड्स। इस ग्रुप के अंदर डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। इस ग्रुप के अंदर सारे जो गोल्डन एल्गी है और डाइएटम्स है उनको रखा गया है। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट। इन जो डाइएटम्स और जो गोल्डन एल्गी जो है ये हमेशा फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं या प्लैंकटन की तरह रहते हैं। तो ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं पैसिवली वाटर के अंदर। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सिलिका की। इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। और अगर हम डाइएटम्स की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर सोप लाइक होता है, जो साबुन होता है, साबुन की तरह या साबुन के बॉक्स की तरह इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये और अदर ऑर्गेनिज्म को एनगल्प करते हैं, मतलब डायरेक्टली अपने बॉडी के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनगल्प कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल इनके देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रक्चर के साथ में। ट्राइसेराटियम और पिन्यूलेरिया, ये क्या है? क्राइसोफाइट्स है।
अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, दिस आर ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, और ये डिपेंड करता है इनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट के ऊपर। इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, अलग अलग कलर पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट के बेसिस पर ये इनके कलर को डिफाइन करते हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टीप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टीप होती है सेल्यूलोज प्लेट से आउटर सरफेस, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है हम कह सकते हैं सेल्यूलोज की होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। इनके अंदर मोस्टली 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। वेरी ऑप्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गाइनोओलेक्स। तो यहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गाइनोओलेक्स। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। तो ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं वाटर के अंदर, सी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर लेते हैं, एक अपीयर करते हैं रेड टाइड्स को। मतलब पूरा एक तरीके से सी को अगर हम देखते हैं, सी के अंदर ये अपने मतलब एक कॉलोनीज बना लेते हैं पूरी बड़ी, तो उसे हम कहते हैं रेड टाइड्स को फॉर्म करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जब डायनोफ्लैजिलेट, गाइनोओलेक्स एक साथ में जब ग्रो होंगे तो वो सभी एक रेड लेयर को बना देंगे, तो उसे ही हम रेड टाइड्स कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, इनका जो लार्ज नंबर्स ऑफ मेंबर जो होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन रिलीज करके अदर मेराइन एनिमल्स को, जैसे फिशेस वगैरह जो होती है, मछलियाँ जो होती है, उनको क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं, मतलब कि जहर को रिलीज करते हैं ये। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर रेड टाइड्स फॉर्म हो रहा है, एक रेड लेयर फॉर्म हो रही है सी वाटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की जब हम बात करते हैं तो यूग्लिनोइड्स आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। ये यूग्लिनोइड जो होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर फाउंड होते हैं, मतलब जो रुका हुआ पानी जो होता है उस रुके हुए पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल होती है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, मतलब इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के वहाँ पर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। और ये पेलिकल जो लेयर होती है ये लेयर इनको फ्लेक्सिबल बनाती है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism। जब मतलब सनलाइट आती है या सनलाइट प्रेजेंस होती है तो ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। बट जब सनलाइट नहीं होती है, सनलाइट एब्सेंट होती है, तो उस टाइम पर ये प्रेडेटर की तरह या हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करके जो छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाते हैं या उनको अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल यूग्लिना। यहाँ पर एक ये रोचक बात है कि इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें जो पिगमेंट्स होता है वो आइडेंटिकल होता है जो हायर प्लांट्स में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स ग्रुप्स के अंदर आता है प्रोटिस्टा में, तो यूग्लिना को भी प्रोटिस्टा में रखा गया है यूग्लिनोइड्स ग्रुप के अंदर। यूग्लिना
इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह होता है प्लांट और एनिमल के बीच की, और ये कहाँ पर पाया जाता है? फ्रेश वाटर या स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर होता है बट स्टैग्नेंट होता है यानी रुका हुआ होता है, और इनकी जो सेल वॉल है वो पेलिकल की बनी होती है और जिनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। पेलिकल की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, या मतलब वो रबर की तरह फ्लेक्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इन फंजाई को हम कॉमनली जानते हैं इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज और ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इस टाइप के फंजाई के अंदर हम कॉमनली जानते हैं असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस को, मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के थ्रू होता है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. बाद में जब इनके अंदर सेक्सुअली फॉर्म्स पता चला कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनको फिर बाद में मूव कर दिया गया दूसरी क्लास के अंदर जिसके ये राइटली बिलोंग करते हैं या जिससे बिलोंग ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनको मूव कर दिया गया। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर और लिटर एंड हेल्प इन अ मिनरल साइक्लिंग। अब देखिए इनमें जो कुछ जो मेंबर्स हैं वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरह वर्क करते हैं, वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। बट इनका जो लार्ज नंबर जो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का वो होता है डिकम्पोजर की तरह, मतलब ये डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं और ये मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन को मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल आर अल्टरनेरिया, इनका एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इनका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन जो है वो किससे बनते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं, दैट इज म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन, यानी कि म्यूचुअल जो यूजफुल एसोसिएशन होता है उससे बनता है। किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन से ये लाइकेन बनते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायोंट। इनमें जो एल्गल कंपोनेंट जो होता है, एल्गी जो होता है वो फाइकोबायोंट कहलाता है, और जो फंगल कंपोनेंट यानी कि जो फंजाई से बना हुआ होता है वो माइकोबायोंट कहलाता है, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली। इनमें रेस्पेक्टिवली ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ऑटोट्रोपिक जो होते हैं वो एल्गी होते हैं क्योंकि वो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं, और फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, इस वजह से वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner। अब देखिए एल्गी जो है वो मैंने पहले ही बताया कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करके फूड को प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर और वो एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को उसके पार्टनर के लिए। सो क्लोज इज their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them। अब देखिए कि इन दोनों के म्यूचुअल एसोसिएशन से एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइकेन का नेचर के अंदर ओरिजिन होता है, या लाइकेन को हम देख पाते हैं इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से या म्यूचुअल एसोसिएशन की वजह से, तो नया प्लांट ग्रो होता है लाइकेन। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डो नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह होता है, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है ये ऐसे पॉल्यूटेड एरिया पर ग्रो नहीं होता है, ये हमेशा ग्रो होता है जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा
एरिया हो या जो साफ़ सुथरे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर ये लाइकेन ग्रो होते हैं, पॉल्यूटेड एरिया पर ये ग्रो नहीं होते हैं। जनरली हमने लाइकेन को देखा होगा जहाँ झरने वगैरह गिरते हैं तो वहाँ पर पानी की बूंदें या नमी की बूंदें कुछ रहती है और पत्थरों पर आपने देखा वाइटिश कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो वो लाइकेन ही होते हैं। लाइकेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। Now we can discuss about that kingdom Plantae। हम अब किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किंगडम है अपना किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोफिल जिनके अंदर पाया जाता है, ऐसे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर पुट किया गया है। कॉमनली कॉल्ड प्लांट, इनको सभी को हम प्लांट कहते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक सच एज द इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइटिक। इनमें से कुछ मेंबर्स जो है वो पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स या पैरासाइट्स को, पैरासाइट की। इंसेक्टिवरस प्लांट जैसे पिचर प्लांट आपने देखा होगा, तो वो क्या है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब कभी कभी वो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होती है और कुछ लीव्स का स्ट्रक्चर उसमें मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होकर एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। तो वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इंसेक्ट को उसके अंदर ट्रैप करता है, फिर उस इंसेक्ट का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेट्रोट्रोपिक भी होता है, या हम इसे पैरासाइट्स भी कहते हैं। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो ग्रीन होते हैं, एंड सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई। सेल्यूलोज की सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है। हम ये भी जानते हैं कि जो पेपर्स जो बनते हैं, हमारे लिखने के जो पेपर्स होते हैं वो सेल्यूलोज की शीट से ही बनते हैं, सेल्यूलोज से बनते हैं। तो हमारे पेपर में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये जनरली हम किताबें जो लेते हैं या हमारे कॉपियों के जो पेजेस हैं ये सेल्यूलोज से बनते हैं। और सेल्यूलोज कहाँ से आ रहा है? ये प्लांट से आ रहा है। तो हमको कागज़ या जो पेपर होते हैं उनको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा सेल्यूलोज के पेपर का यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग होगी। तो हमको ट्रीज़ को बचाना है, प्लांट्स की कटिंग को रोकना है, तो कम से कम पेजेस या कम से कम पेपर्स का हमको यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया है एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी को, क्योंकि इस किंगडम के बेसिस पर अपना थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल्स लेक सेल वॉल्स। अब इस किंगडम के अंदर हेट्रोट्रोपिक, सारे जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये जो एनिमल्स होते हैं जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखे जाते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम जानते हैं कि जो मेन सोर्स होता है फूड का वो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फूड के मेन सोर्स होते हैं। चाहे हम डायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी प्रकार से हम डिपेंड हो अपने फूड के लिए, तो वो प्लांट्स के ऊपर ही होंगे। चाहे कोई भी एनिमल डायरेक्टली फूड, मान लीजिए हम घास नहीं खाते हैं, लेकिन हम अपने फूड के सोर्स के लिए कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम वीट या जो अनाज उगाते हैं तो वो अनाज भी प्लांट से ही आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम
अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपनी इंटरनल कैविटी के अंदर और स्टोर करते हैं फूड को एक एज अ रिजर्व फॉर्म में, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। हम हमारे जो फूड हम लेते हैं उसको हमारे बॉडी के अंदर रिजर्व फूड के तौर पर उसको स्टोर करते हैं। तो वो रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनमें से मोस्ट मतलब कि जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो सभी लोकोमोशन में केपेबल होते हैं, यानी कि चलने फिरने में केपेबल होते हैं। वैसे तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो सारे एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब अपने फूड को अपने मुंह से लेते हैं कि किसी बॉडी के पार्ट से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसको भी किंगडम एनिमेलिया को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वायरस एंड विरियोइड्स। वायरस और विरियोइड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड विरियोइड्स। अब हम वायरसेस और विरियोइड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटकर के थ्रू दिया गया था उनमें कहीं पर भी वायरस के बारे में, वायरस को किसी भी कैटेगरी के अंदर उन्होंने पुट नहीं किया। मतलब कि वायरस के लिए उन्होंने एक अलग ही कैटेगरी बनाई, उन्होंने उन सारे ग्रुप से वायरस को पूरा ही अलग रखा, वायरस और विरियोइड्स को बिल्कुल अलग रखा, उनके लिए कोई कैटेगरी वहाँ पर मेंशन नहीं की। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. वायरसेस जो है वो नॉन सेल्यूलर होते हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके लक्षण जो है कैरेक्टर जो होते हैं वो नॉन सेल्यूलर की तरह होते हैं और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं लिविंग सेल के अंदर। वैसे तो जो वायरस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, मतलब कि ये लिविंग की तरह भी एक्ट करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी ये एक्ट करते हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों कैरेक्टर होने की वजह से व्हिटकर ने इनको किसी भी एक किंगडम या किसी एक कैटेगरी में इन्होंने उसको नहीं रखा, बिकॉज ये दोनों टाइप के कैरेक्टर को शो करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर को। वंस दे infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. ये किसी भी सेल के अंदर जब जाते हैं या किसी सेल पर अटैक करके उस सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वो सेल जो होती है वो सेल होस्ट सेल कहलाती है, मतलब कि उस सेल पर रहकर ये क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो ये उन सेल के अंदर जब इंटर होता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर, तो ये जब इंटर होता है तो ये वहाँ जाकर रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है, वहाँ पर संख्या को बढ़ाता है और फिर होस्ट सेल को धीरे धीरे क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाकर उस सेल को ही डैमेज कर देता है या उस सेल को किल कर देता है, मार देता है। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पास्चर। देखिए वायरस को एक जहर या वेनम की तरह या पॉइजनस फ्लूइड की तरह नाम दिया गया है पास्चर के थ्रू। पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक जहर या एक पॉइजन इसको कहा इन्होंने। डीजे इवानोव्स्की 1892 पास्चर डीजे इवानोव्स्की, इन्होंने इसको क्या 1982 में क्या नाम दिया, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। Viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन होता है, ये RNA भी हो सकता है या DNA भी हो सकता है। RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस दोनों RNA और DNA दोनों को कंटेन नहीं करता है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस।
वायरस का जो मतलब वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा इन्फेक्शियस होता है, मतलब हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट डालता है। वायरसेस कॉजेज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। वायरसेस हमेशा डिसीज़ कोज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा डिसीज़ को। एड्स इन ह्यूमन इज़ ऑल्सो कोज्ड बाय अ वायरस। एड्स जो डिसीज़ होती है वो हमेशा ह्यूमन के अंदर वायरस के थ्रू ही कोज होती है। एड्स का पूरा नाम होता है, जैसे AIDS, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा फुल फॉर्म होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। हम वर्ड पर ध्यान देंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि इम्यून सिस्टम को या इम्यून की जो रिस्पॉन्स होता है उसको डिफिकेट कर देते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये डिफिशियंसी ले आते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, मतलब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो हमको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। उसी को हम कॉमन नाम देते हैं एड्स। तो एड्स एक बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप होता है। तो वो एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वीक कर देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमको आकर एक साथ घेर लेती है, तो उसी को हम एड्स नाम देते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कोज्ड बाय अ वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर भी ये डिसीज कोज करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर ये मोज़ेक का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि प्लांट्स के अंदर ये कहीं सड़न उत्पन्न कर देते हैं, या काले कलर का या ब्लैक कलर का कुछ रस्टिंग टाइप फॉर्मेशन ये वहाँ पर करते हैं। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन जैसे हमने डिस्कस किया, लीफ रोलिंग भी होती है, लीफ रोल कर जाती है, कर्लिंग होती है, पत्तियां येलो हो जाती है, यानी कि लीफ जो होती है वो कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर की हो जाती है, वेन हट जाती है, उनमें से क्लियर हो जाती है, पौधे जो है वो बौने रह जाते हैं, ड्वार्फिंग होती है यानी छोटे रह जाते हैं, और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ बढ़ती नहीं है। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। जो टोबैको के अंदर मोज़ेक फॉर्म करने वाला जो वायरस होता है उस वायरस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में RNA होता है, और आउटर स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सिड कहलाता है। वो कैप्सिड बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं विरियोइड्स की। विरियोइड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था इन 1971 में T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than the viruses and caused potato spindle tuber disease। अब 1971 में T.O. Diener ने एक नए इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो कि बहुत ही छोटा था, मतलब वायरस से भी छोटे इन्फेक्शियस एजेंट को उन्होंने डिस्कवर किया जो कि पोटैटो के अंदर स्पेंडल ट्यूबर डिसीज़ को कोज करता है। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री DNA। इनके अंदर फ्री DNA पाया जाता है। इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होती है जो कि वायरस के अंदर हमने पढ़ी थी कि वायरस के अंदर एक प्रोटीन कोट होती है जिसे हमने नाम दिया था न्यूक्लियोप्रोटीन। तो वो प्रोटीन कोट इनके अंदर नहीं पाई जाती है, हेंस द नेम विरियोइड। इन्होंने इसका नाम क्या दिया, विरियोइड दिया। द RNA ऑफ द विरियोइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। इनके जो RNA जो होता है, RNA का बहुत ही कम लो मोलिकुलर वेट इनका होता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं विरियोइड्स का। विरियोइड का एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो विरियोइड के एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज को 3 पार्ट्स में, अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है बैक्टीरियोफेज को, देखिए विरियोइड्स को या बैक्टीरियोफेज को। इनका सबसे अपर पार्ट होता है हेड, बीच वाला पार्ट होता है कॉलर,
और सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो टेल पार्ट होता है। तो जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन के अंदर इनका डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक मटेरियल इनका प्रेजेंट होता है। हेड के नीचे एक नैरो रीजन होता है जिसे हम नेक कहते हैं, इसका गर्दन वाला हिस्सा होता है, और उसके नीचे कॉलर रीजन होता है, कॉलर रीजन के नीचे शेथ होता है, और शेथ और सबसे नीचे होता है फाइबर्स, यानी कि जहाँ पर भी जिस सेल से ये अटैच होते हैं, इसके बेस प्लेट में फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स से उस सेल के ऊपर अटैक करता है, उस पर होल्ड करता है, होल्ड करके अपने जेनेटिक मटेरियल को बेस प्लेट इंटर करके और बेस प्लेट से जेनेटिक मटेरियल को रिलीज़ कर देता है किसी भी सेल के अंदर। फिर वो जेनेटिक मटेरियल जब सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन करके और भी बैक्टीरियोफेज को प्रोड्यूस करता है किसी भी प्लांट सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमने बात की विरियोइड्स की। विरियोइड्स भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे प्रियोन्स। ये प्रियोन्स भी एक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ये 2 या 3 मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं प्रोटीन के, और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। जैसे डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वैसे जो प्रियोन्स होते हैं, विरियोइड से भी छोटे प्रियोन्स होते हैं, तो वो प्रियोन्स में न्यूक्लिक एसिड पाया नहीं जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, इट इज़ द लास्ट स्लाइड, द एंड। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।